Hello, good afternoon to all students. Today I am proceeding with my topic sequence in series. It is my second lecture. I welcome you all to the NTSC online classes. Let's start our class. The next topic सीक्वेंस एंड सीरीज ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि आखिर सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस में हमने देखा कुछ डिफरेंट रूल के हेल्प से सेट ऑफ नंबर जो हम लोग आगे के नंबर को प्रिडिक्ट कर पाए उस रूल के हेल्प से, वो तो सीक्वेंस था। और उन सीक्वेंस के टर्म के बीच में अगर हम लोग प्लस का साइन लगा देते हैं तो वो सीरीज हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने सीक्वेंस का टाइप्स भी देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो हम लोग उसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, मतलब उसको हम लोग काउंट करके नहीं बता सकते, तो वो हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। आज हमारा जो क्लास है वो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का टाइप पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूल्स। तो हमारे पास अगर सीक्वेंस को अगर हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें रूल के हिसाब से, पिछले क्लास में हमने डिफाइन किया था, इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड भी किया था, पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि अगर गिनने लायक हमारे पास टर्म्स है, काउंटिंग नंबर ऑफ टर्म्स है, तब तो वो हमारा फाइनाइट था, और अगर हम काउंट ना कर पाते तो हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। लेकिन रूल के बेसिस पे हमारा जो टाइप होता है सीक्वेंस का वो प्रोग्रेशन कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन। द टाइप ऑफ सीक्वेंस विच इज ऑन द बेसिस ऑफ रूल, ऑन द बेसिस ऑफ रूल के बेसिस पे सीक्वेंस के जो टाइप्स होते हैं वो हमारा प्रोग्रेशन कहलाता है। अब यही प्रोग्रेशन हमारे तीन कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। पहला है टाइप हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमारे ये तीन टाइप्स के अलग अलग हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं कि क्या होता है, जनरल टर्म्स इसके कैसे निकालते हैं, और इनके सीरीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि सम ऑफ nth टर्म को हम लोग कैसे कैलकुलेट करके बताएं कि इतने टर्म्स अगर दे रखे हैं सभी को ऐड करने के लिए बोला जाए तो कैसे करें। और भी इससे रिलेटेड दो चार डिफरेंट हम लोग रूल पढ़ेंगे ताकि हम लोग इजी क्वेश्चंस और भी इजी तरीके में बना, हार्ड क्वेश्चन हो चाहे इजी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम लोग इजी वे में उसको सॉल्व कर पाए। तो पहले आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वाई प्रोग्रेशन? बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। टाइप ऑफ सीक्वेंस है तो ये प्रोग्रेशन है, और ये प्रोग्रेशन हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये किसी रूल को फॉलो करेगा, कोई फिक्स रूल को फॉलो करके अगला टर्म हम लोग निकाल पाएंगे। तो पहला हम लोग आते हैं, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो एपी है। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग एपी बोलेंगे, ठीक है। तो एपी इज अ डिफाइंड एज द सीक्वेंस, एपी इज द डिफाइंड एज द सीक्वेंस इन विच द difference between two consecutive terms, difference between any two consecutive terms is constant or fixed number. If a is a function, if a is a if a is the first term and d is the common difference or constant number, then ap is a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. चलो इंग्लिश में मैंने पढ़ तो दिया, लेकिन मतलब क्या है पहले इसका हम लोग जानना हमारा जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये एपी में ये हमने जो लिखा है वो क्या लिखा है। हमने लिखा है कि एपी डिफाइन करता है उस सीक्वेंस को, एपी डिफाइन करता है उस सीक्वेंस को डिफाइन करता है जिसमें डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, किसी भी दो टर्म, कॉन्जुगेटिव टर्म का मतलब हो गया लगातार। आप सीक्वेंस में नंबर तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं, हमारे पास जैसे 7, 10, 13, 16, ये एक हमारा सीक्वेंस है। तो कोई भी दो लगातार टर्म ले लो, कोई भी दो, तो हमने इन दोनों को पकड़ लिया लगातार टर्म 10 और 13। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा +3 का गैप आ रहा है, +3 का गैप आ रहा है, यही +3 का गैप हमारा फिक्स होगा। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म लेंगे तो इस एपी में
जैसे हम 7 और 10 के लेते हैं तो यहाँ पे भी 3 नंबर का गैप आ रहा है, 13 और 16 ले रहे तो भी +3 का गैप आ रहा है। मतलब द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म, अगले टर्म में से अगर पिछले टर्म को घटाएंगे कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म में से, तो हमेशा एक फिक्स नंबर मिलेगा, तो वो एपी की कैटेगरी में आ जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल? हमारे पास जो सिंपल सा फंडा है एपी का, कि अगर आप लोग एपी को पहचानना है कि वो एपी की कैटेगरी में है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म उठाएंगे उस एपी में। जैसे मान लो हमने 10 और 13 उठाया तो, और उन दोनों को आपस में डिफरेंस निकाला तो पता चला 3 नंबर का गैप है, +3 से प्रीसीड कर रहा है ये। फिर उसी तरीके से 7 10 को लिया तो यहाँ भी +3 आ रहा है। फिर 13 और 16 लिया, ये भी तो हमारा कॉन्जुगेटिव है। कॉन्जुगेटिव मतलब जो एक के बाद जस्ट दूसरा आया लगातार, ठीक है। तो 13 और 16 में भी +3 का ही गैप आ रहा है। दैट्स वाई ये हमारा क्या है, दैट्स वाई इट इज इन एपी। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब कि नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को घटाओगे किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स में तो वो हमेशा एक फिक्स नंबर मिलता है। तो जो पहला नंबर है इसको हम लोगों ने ए बोल दिया, फर्स्ट नंबर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, और इनके नेक्स्ट टर्म में मतलब एक पेयर ऑफ टर्म्स में कॉन्जुगेटिव टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है उसे हमने नाम दिया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस नाम दिया। कॉमन डिफरेंस ही क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस सभी में कॉमन है, सेम है। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव उठाएंगे तो वो उस एपी में सेम रहेगा, इसीलिए इसका नाम कॉमन डिफरेंस दिया। और ये फिक्स होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। दैट्स वाई हम लोगों ने इसको डी से रिप्रेजेंट किया। ए हमारा फर्स्ट टर्म होगा और डी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, जिस नंबर से वो हमारा प्रोसीड करेगा। डी क्या क्या हो सकता है? डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, इमेजिनरी हम लोग, डी हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने अगर लिख दिया मान लो 3 3 3 3, क्या ये एपी है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल है सर, क्योंकि ये +0, ये भी +0, ये भी +0, क्योंकि देखो ये हमारा जो गैप है दो नंबर के बीच में वो बिल्कुल सेम आ रहा है। दैट्स वाई ये भी एपी की कैटेगरी में आएगा। तो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी एपी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 100 90 80 70, 100 से 90 पे पहुंचे तो -10 करना पड़ा, 90 से 80 में गए तो भी हमें -10 करना पड़ा, 90 80 टू 70 गए तो भी -10 करना पड़ा, 90 टू 80 गए तो भी -10 करना पड़ा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं। हर कंडीशन में आपका वो एपी बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो एपी के लिए आपको दिमाग में एक ही बात रखना है कि नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक फिक्स नंबर मिलेगा, और उस फिक्स नंबर को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा वो ए से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। पहला टर्म ए से, दूसरा टर्म A2 से, अभी हम लोग देखेंगे जनरल टर्म निकालेंगे जब। तो हमारे पास ये एपी के 3 एग्जाम्पल हैं। पहले टर्म में अगर हमने डी को जोड़ दिया तो दूसरा टर्म बन गया, फिर हमने पहले टर्म में 2 बार डी को जोड़ दिया तो तीसरा टर्म बन गया, फिर ये तीसरा टर्म बन गया, इसी तरीके से चौथा पांचवा बनेगा। ये कहां से आया वो अभी मैं जनरल टर्म में आपको डिफाइन करूंगा, इसीलिए आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अब 9 11 13 15 ये भी एक एपी है। वाई? बिकॉज 9 से 11 तक जाने में +2 करना पड़ा, 11 से 13 तक जाने में अगेन +2 करना पड़ा, 13 से 15 जाने में +2 करना पड़ा। मतलब जो हमारा फिक्स डिफरेंसेस हैं वो सेम आ रहा है, हर बार हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। दैट्स वाई इट इज एपी। वो फिक्स नंबर हमारा नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, वो फिक्स नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारा आते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक है जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जनरल टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे रिप्रेजेंट करें उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। हमने कहा फर्स्ट टर्म को हमने A1 बोला, जैसे हमने जनरल टर्म कल ही बताया था कि nth टर्म को AN से रिप्रेजेंट करते हैं या TN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पहले टर्म को A1 बोल दिया और A1 हमारा A होता है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ साथ करेंगे इसको, तो ज़्यादा बेटर से हमें समझ में आएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2
5 8 11 14, ये हमारा 2 5 8 डॉट 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 डॉट, ये हमारा हो गया। तो हमने कह दिया पहला टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2, ठीक है, ओके। अब आते हैं दूसरे टर्म में। तो दूसरा टर्म 5 कैसे बना, तो हमने किया +3, और +3 हमारे लिए क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। +3 क्या हो गया हमारे लिए, कॉमन डिफरेंस। तो हमने फर्स्ट टर्म में 3 को ऐड किया, मतलब 2 में हमने 3 को ऐड किया, तब जाके हमें 5 मिला। दूसरा टर्म मिल गया ना, दूसरा टर्म मिल गया। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे टर्म में फिर से एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म में एक बार फिर से 3 को ऐड करेंगे, तो हमें तीसरा टर्म मिल जाएगा। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 5, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 8 नहीं आ जाएगा। तो हम सेकेंड टर्म को ऑलरेडी a + d से दिखा चुके हैं, तो हमने a2 को a + d से लिख दिया, और प्लस d किया तो ये +d आ गया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया a + 2d, a + 2d, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म की बात करें, तो अगर हमें फोर्थ टर्म में जाना है तो थर्ड टर्म में फिर से 3 ऐड कर दो। तो थर्ड टर्म में हमने फिर से d को ऐड कर दिया, मतलब हमारा थर्ड टर्म 8 है, 8 में हमने फिर से 3 को ऐड किया, तब 11 मिला। तो a3 का वैल्यू हमारे पास यहां पर है, दिस वन इज a3, दिस वन इज a3, ये हमारा क्या है, a3 है। तो ये a3 हमने a3 के जगह पर रख दिया a + 2d, a + 2d, और एक बार d को और ऐड कर दिया ताकि हमारा फोर्थ टर्म निकल जाए। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा a + 3d आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम जनरलाइज करते हैं, देखो पहला टर्म में a आ रहा है, दूसरे टर्म में भी a आ रहा है, दूसरे टर्म में भी a आ रहा है, तीसरे टर्म में भी a आ रहा है, चौथे टर्म में भी a आएगा चौथे टर्म में भी हमारा a आ रहा है। तो पहले टर्म में भी आया, दूसरे टर्म में भी a आ रहा है, तीसरे टर्म में भी a आ रहा है, चौथे टर्म में भी a आ रहा है। तो nवें टर्म में क्या आएगा, nवें टर्म में भी a आएगा ही आएगा, nवें टर्म में भी हमारा a आएगा, सभी में a आ रहा है इसलिए हमारा इसमें भी a आएगा। चलो आगे देखते हैं। पहले वाले टर्म में d कितना जुड़ा, एक भी d नहीं है। दूसरे टर्म में हमारा d एक बार जुड़ा है, 1 टाइम्स d ऐड हुआ है। तीसरे टर्म में 2 टाइम्स d को ऐड करना पड़ रहा है, 2 टाइम्स d को ऐड करना पड़ रहा है। तीसरे टर्म में 2 बार, चौथे टर्म में 3 बार d को ऐड करना पड़ रहा है। उसी तरीके से पांचवें टर्म में 4 बार d को ऐड करना पड़ेगा, छठे टर्म में 5 बार d को ऐड करना पड़ेगा, सातवें टर्म में 6 बार d को ऐड करना पड़ेगा, 6 टाइम्स ऑफ d ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग जो भी टर्म ले रहे हैं, जैसे हम 8वां टर्म बनाना चाहते हैं तो a + 7 टाइम्स ऑफ d, मतलब एक कम d लेना पड़ रहा है। जितना भी टर्म नंबर का टर्म निकालना है उससे एक कम d ऐड करना है। जैसे 8 है तो 7, 6 है तो 5, 4 है तो 3, जितने भी आएंगे उससे एक कम। तो यहां पर हमारा n है, तो यहां पे क्या आएगा, उससे एक कम, n - 1d, n - 1d। तो ये हमारा क्या हो गया, nth टर्म, इट इज द जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ AP। अगर आप कोई सा भी टर्म निकालना चाहते हो तो इसमें आप इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो, आप सीधा nth टर्म आप निकाल लोगे। अब जैसे देखो, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करना सीखते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। देखो nth टर्म है हमारे पास an = a + n - 1 × d। अब इसमें हमने कह दिया हमें 6th टर्म चाहिए, 6th टर्म चाहिए, तो a + 6 - 1 × d, यानी आपको क्या करना है, a + 5d करना है। सिंपल है, जो भी यहां पर रहेगा उससे एक कम d आता है। अब जैसे हमने अभी अभी एक AP बनाया था, 2 5 8 11 14 17 20 एंड सो ऑन, ये हमने एक AP बनाया। हम इसमें फॉर्मूले से जानना चाहते हैं कि 1 2 3 4 5वां टर्म क्या आएगा, 5वां टर्म क्या आएगा, 5th टर्म क्या आएगा। तो A5 हम जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो A5 का फॉर्मूला हो जाएगा a + 4d, A5 का फॉर्मूला हो जाएगा a + 4d। a का वैल्यू यहां पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2, तो यहां हमने a के जगह पे 2 रख दिया। 4
और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हमने देखा कि 2 में से 5 तक गए तो +3 करना पड़ा, तो कॉमन डिफरेंस हमारे लिए क्या आ गया, +3, तो डी के जगह पे हम 3 रख देते हैं। इसको सॉल्व किए तो 2 + 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 14 आया, नहीं आया, तो ये हमारा 14 फॉर्मूले से निकल गया ना, ये हमारा फॉर्मूला। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो इस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है। अगर आप तीसरा टर्म निकालना चाहते हो तो a + 2d कर लो, a + 2d कर लो, तो इस तरीके से आप जनरलाइज कर पाओगे कि nth टर्म अगर आपको कैलकुलेट करना है तो a + n-1 इंटू डी लगाना है, अगर तीसरा है तो a + 2d, पांचवा है तो a + 4d, छठा है तो a + 5d। इस तरीके से आप जनरल टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में एपी में। तो एपी का जनरल टर्म का हमारा ये फॉर्मूला है। फिर इससे रिलेटेड हम लोग 1-2 फॉर्मूला और पढ़ेंगे और सम ऑफ nth टर्म नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।